और नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल RS रमन ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी साथियों के लिए जो 7वीं चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं। जी हाँ साथी, अगर आप भी सीटेट बीटेट या एसटेट उत्तीर्ण भर्ती है तो फाइनली साथी यह वीडियो आपको अंत तक जरूर ही देखना चाहिए, क्योंकि साथी आज में आपके सामने समान प्रशासन विभाग द्वारा जो लेटर जारी किया गया था, साथ ही इस लेटर में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण पहलू जो आपको बहाली से संबंधित जरूरी है, साथ ही इस चीजों को आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में कह ले तो कौन कौन से आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे बहाली के समय में, साथ में कह ले तो कौन कौन से ऐसे नियम है जो आपको बहाली पर लागू होंगे, सारी चीजों की साथी चर्चाएं इस वीडियो में करेंगे। साथ में अगर कोई महिला साथी हैं जिनका अगर विवाह हो जाता है, उनको कंफ्यूजन रहती है कि हमें जाति कहां से बनाना है, मायके से बनाना है या ससुराल से बनाना है, हमें आवासीय कहां से बनाने होंगे, मायके या ससुराल से, तमाम ऐसे आरक्षण संबंधी प्रश्न भी लगातार पूछे जाते हैं। तो आइए साथी सारी चीजों की चर्चाएं इस वीडियो में आज हम लोग करेंगे। इससे पहले साथी एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपके भाई का, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि साथ ही इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल आपको लेटेस्ट अपडेट साथ ही मिलता रहता है। जी हाँ साथी, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार पटना, आवश्यक सूचना आरक्षण विषय कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी आरक्षण से संबंधित जानकारी भी इसमें प्रस्तुत किया गया है। फर्स्ट पॉइंट साथी यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं। मतलब साफ है कि अगर कोई महिला जिनका शादी अगर हो जाता है दूसरे कैटेगरी में, दूसरे जाति में, तो साथी आपको दूसरे जाति का आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। आपके अपने पिता की जाति यानी आपके फादर जिस जाति के होंगे, आपका जन्म जहां हुआ होगा, वहां आप जिस परिवार में आपका हुआ होगा, जिस जाति में आपका हुआ होगा, उसी जाति का साथी आपको वहां पर जो है जाति प्रमाण पत्र आपको बनाने होंगे। मतलब साफ है कि अगर कोई महिला साथी यादव कैटेगरी की अगर आती है, उनका जाति, उनका मान चलिए उनका शादी जो है किसी दूसरे जाति में हो जाता है, तो आपको साथी यादव में अगर आपका जन्म हुआ है, यादव परिवार में आपका जन्म हुआ है, यादव जाति अगर आपके पिता हैं, तो साथी आपको यादव जाति के ही प्रमाण पत्र आपको बनाने होंगे, ना कि दूसरे किसी कैटेगरी का। तो समझ गए? तो यहाँ पर पति के आधार पर नहीं होता है, यहाँ पर पिता के आधार पर ही आपका जाति का निर्धारण होगा। दूसरी पॉइंट साथी महत्वपूर्ण है कि जाति प्रमाण पत्र की जो वैधता होती है साथी बिल्कुल हमेशा बनी रहती है। मतलब साफ है कि अगर आप एक बार जाति प्रमाण पत्र बना लेते हैं तो पुनः आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप फिर से बना सकते हैं, लेकिन आपको बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके अलावा साथी नंबर 3 वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा साथी कि यहाँ पर अस्थाई आवास प्रमाण पत्र की वैधता, जी हाँ साथी, अस्थाई आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थाई आवास प्रमाण पत्र की वैधता जो है 1 वर्ष के लिए ही होती है। मतलब साफ है कि अगर कोई आवास प्रमाण पत्र बना रहा, मतलब रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना रहा है, अस्थाई अगर बनाया है तो उन्हें पुनः जो है बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब दोबारा बनाने की जरूरत उन्हें नहीं है। लेकिन अगर आप अस्थाई नहीं बनाते हैं, मतलब अस्थाई अगर आप बनाते हैं, तो आपका उसका जो वैधता होगा साथी मात्र 1 वर्ष का होगा। तो वर्तमान समय में मैक्सिमम जो है अस्थाई आवास प्रमाण पत्र ही बनाया जाता है। मतलब अस्थाई अगर आप बनाएंगे तो 1 वर्ष के बाद पुनः आपको बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी उसका वैधता मात्र 1 वर्ष का ही होगा। इसके अलावा नंबर 4 वाला पॉइंट साथी ध्यान दीजिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है कि आय प्रमाण पत्र की जो वैधता होती है, मान्यता होती है, निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए ही होती है। मतलब जिस दिन आप बनाएंगे आय प्रमाण पत्र, बिल्कुल उसके 1 साल बाद वह आय प्रमाण पत्र आपका इनवैलिड हो जाएगा, मतलब उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। तो आय प्रमाण पत्र की वैधता भी मात्र 1 वर्ष की होती है। इसके अलावा साथी नंबर 5 वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 5 वाले पॉइंट में है कि सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र को लौटा दिया जाएगा। यानी साथी जिस समय आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, जिस समय आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, उस समय साथी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे, लेकिन पुनः आपको डीओ कार्यालय के माध्यम से आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, मूल प्रमाण पत्र जो आपके होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लौटा दिए जाएंगे। तो बिल्कुल साथी आपको घबराने की बात नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन के टाइम में आपके रख लिए जाएंगे, पुनः आपके डॉक्यूमेंट्स सारे आपको लौटा दिए जाएंगे। उसके बाद साथी नंबर 6 वाला पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, 6 वाला पॉइंट भी महत्वपूर्ण है कि क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। मतलब साफ है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से एनसीएल से अगर आप आते हैं, तो एनसीएल सर्टिफिकेट जब आप बनाएंगे, मतलब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आप जब बनाएंगे, अगर आपने पुराना सर्टिफिकेट बनाया था तो साथ ही पुराने के तर्ज पर ही आपका नया बन जाएगा। लेकिन अगर आपने पुराना कभी नहीं बनाया है तो बिल्कुल आप फ्रेश एनसीएल आप बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है।
इसके अलावा साथी नंबर 7 वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य के अधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आवेदन किया जा सकता है। मतलब साफ है कि अगर आप एक बार क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना लेते हैं, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अगर आप बना लेते हैं तो साथ ही आपको पुनः बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। और राज्य सरकार के अंतर्गत जो सेवाएं प्रदान की जाती है उसमें आपको अंडरटेकिंग के साथ आप आवेदन आसानी से आप कर पाएंगे, आपको किसी प्रकार की परेशानी या किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। इसके अलावा साथ ही नंबर 8 वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है नंबर 8 का। तो साथ ही इसमें ऑलरेडी साथ ही ध्यान दीजिएगा कि राज्य के अधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण का देय है। मतलब साफ है कि अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं, प्रॉपर बिहार के निवासी हैं, तो ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। मतलब जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस जो भी आरक्षण प्रावधान है वो इन सभी आरक्षण का लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आप बिहार के प्रॉपर निवासी होंगे, बिहार के आप मूल निवासी होंगे, तो ही आपको फायदा मिलेगा। नंबर 8 वाला पॉइंट साथी है कि दिव्यांग जनों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए 4% का क्षैतिज आरक्षण प्रावधान है। मतलब अगर कोई दिव्यांग साथी है, हैंडीकैप साथी है, तो उनको 4% का रिजर्वेशन बिहार शिक्षक बहाली में उन्हें मिलेगा। नंबर 8 पॉइंट हो गया साथी, 9 भी हो गया। अब हम लोग नंबर 10 वाले पॉइंट को कवर करते हैं। नंबर 10 वाला पॉइंट साथी यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार इससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिल जाता है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता हो या पोती हो, नाती हो या नतनी हो को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के समय साथी उन्हें 2% का क्षैतिज आरक्षण प्रावधान है। मतलब उन्हें 2% का अलग से आरक्षण मिलेगा वैसे साथी के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी के या तो नाती होंगे, पोता होंगे, नतनी होंगे या तमाम ऐसे चीज़ें जो उनसे रिलेटेड अगर हैं तो साथी आपको फायदा वहां पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अन्य कोई रिलेटिव्स हैं तो साथी आपको नहीं मिलेगा। आपको नाती होना चाहिए, नतनी होना चाहिए, पोता या पोती होना चाहिए। इसके अलावा साथी नंबर 11 पॉइंट साथी अभी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के समय 35% क्षैतिज आरक्षण प्रावधान है। मतलब महिलाओं को सरकारी सेवा में यानी बिहार सरकार में अगर शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको 35% आरक्षण मिलेगा। लेकिन साथ ही यह आरक्षण 35% आपको 6 to 8 के लिए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए आपका प्रावधान है। लेकिन अगर आप प्रारंभिक शिक्षक बनना चाहते हैं 1 to 5 में साथी तो आपको 50% रिजर्वेशन महिला साथी को मिलेगा बिहार शिक्षक बहाली में। 50% आपको मिलेगा प्राथमिक के रूप में यानी प्रारंभिक शिक्षक बहाली में, लेकिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक में ही साथी आपको मिल जाएगा यहाँ पर 35% और 6 to 8 में भी आपको 35% मिलेगा। इसके अलावा साथी नीचे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें साथी यहाँ पर प्रदान किया गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि WBC, जहां साथी WBC पिछड़े वर्गों की महिला हो या अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला हो या पिछड़ा वर्ग की महिला हो, इन सभी महिलाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 3% का ऊर्ध्वाधर आरक्षण दे है। जी हाँ साथी, 3% का जो है ऊर्ध्वाधर आरक्षण दे है, जो 35% क्षैतिज आरक्षण के अतिरिक्त है। मतलब अगर आप महिला हैं तो 35% रिजर्वेशन आपको मिलेगा ही। इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के है या पिछड़ा वर्ग की महिला है, तो आपको 3% अलग से आपको रिजर्वेशन मिलेगा। यानी कुल मिलाकर साथी इन सारी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में साथी मैंने किया। अगर इसके अलावा भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो तो साथी विदाउट हेजिटेशन आप हमें कमेंट कर सकते हैं और ज़रूर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का भी काम करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः एक नए वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।